देखो अच्छा, आज किस टॉपिक पे बात करनी है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना में कल जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा? हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक हाँ ट्रिपल एस डी आर राष्ट्र बनाएंगे। ट्रिपल एस डी आर राष्ट्र बनाएंगे। अब देखो, ये जो हमारा जो देश बनेगा, राष्ट्र बनेगा, वो किस तरीके का बनेगा? ट्रिपल एस डी आर। एस से बोलें तो सोवरेन, दूसरी वाली एस से बोलें तो सोशलिस्ट, तीसरी वाली एस से बोलें तो सेकुलर। डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक। हमारा जो भारत बनेगा वो भारत कैसा होगा? सोवरेन का मतलब संप्रभु देश, संप्रभु। सेकुलर का, सोशलिस्ट का, समाजवादी। कैसा देश बनेगा? समाजवादी। सेकुलर का पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष। डी फॉर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक बोलें तो लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। रिपब्लिक गणराज्य, रिपब्लिक का मतलब गणराज्य। अब देखो, हमने कल जो बात की थी संप्रभु, संप्रभु कैसा देश? ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जो अपने अंदर के और बाहरी निर्णय, आंतरिक या बाहर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आप सुन लो। अगर मैं आपसे कहूं भारत में वास्तविक संप्रभुता की शक्ति किस में निहित है? देश का वास्तव में वास्तविक रूप से संप्रभु कौन है? वास्तविक रूप से संप्रभुता की शक्ति किस में निहित है? तब आंसर क्या होगा? किस में निहित है? तो क्या बताओगे? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। वास्तविक रूप से या वास्तविक प्रधान राष्ट्र का कौन है भारत के अंदर, अपने देश में? तो कौन है? मोदी जी। ठीक। अगर मैं कहूं नाम मात्र की संप्रभुता किसमें है, या नाम मात्र की शक्ति पूछी जाए, तब अपना आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है इस समय? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अगर पूछी जाए कानूनी रूप से संप्रभुता किसमें निहित है, कानूनी रूप से संप्रभुता किसमें निहित है, तो कानूनी रूप से अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? कानूनी रूप से, तब आंसर क्या होगा? संविधान। कानूनी रूप से संप्रभुता किसके अंदर है? संविधान के अंदर है। दूसरी अगर हम बात करें समाजवादी, समाजवादी एक अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? समाजवादी होगी। समाजवादी शब्द हमने कहाँ से लिया? रूस से लिया। यूएसएसआर, रूस। इसे हमने कहाँ से अपनाया है? तो कहाँ से बताओगे? कहाँ से लिया है? रूस से। पंथ निरपेक्ष शब्द किसने दिया है? गांधी जी ने। पंथ निरपेक्ष शब्द किसने दिया? गांधी जी ने। आज हमें जो बात करनी है वो पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य की। संप्रभुता पर हमने डिस्कस कर लिया। समाजवादी क्या होता है इस पर डिस्कस कर लिया। 1991 से भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। 1991 में एलपीजी कॉन्सेप्ट लेके कौन आया? उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उदारीकरण में लाइसेंस प्रक्रिया को सरल किया गया, निजीकरण में उद्योग धंधे को निजी क्षेत्र में शामिल किया गया, वैश्वीकरण में भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया था। बात कब की है? 1991 की। आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? हाँ,
तीसरा बिंदु है ट्रिपल एस डी आर। तो एस से सोवरेन हो गया, एस से सोशलिस्ट हो गया, एस से सेकुलर, एस फॉर सेक्युलर। हिंदी देखें तो क्या है, पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। सेकुलर का अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। अब देखो, जो गांधी जी हैं, ये शब्द किसने दिया, गांधी जी ने दिया। और गांधी जी ने क्या कहा कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, धर्म के बिना जीवन शून्य है। कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। किससे निरपेक्ष हो सकता है, पंथ से। अलग अलग पंथ हो सकते हैं, जैसे बौद्ध धर्म की बात करें तो कौन कौन से, हीनयान, महायान। जैन धर्म की बात करें तो श्वेतांबर, दिगंबर। मुस्लिम धर्म की बात करें शिया और सुन्नी, या और देखें तो रोहिंग्या। तो ये अलग अलग पंथ हैं। कोई भी व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। किससे निरपेक्ष हो सकता है, पंथ से। अगर मैं बात करूं, जो हमारा देश जो है कैसा है, पंथ निरपेक्ष, कैसा है, धर्म निरपेक्ष। अब अगर हम देशों की बात करें तो देश तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो एथेस्ट कंट्री जिनको हम कहते हैं नास्तिक देश, एक होते हैं रिलीजियस कंट्री जिनको हम कहते हैं धार्मिक देश, और एक होते हैं सेकुलर कंट्री जिनको हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। तो जो नास्तिक देश होते हैं उनकी क्या विशेषता है, अगर हम बात करें नास्तिक देश, दूसरे देश कौन से होंगे, धार्मिक देश, तीसरे कौन से होंगे, हाँ सेकुलर, जिनको हम बोलें धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष देश। अब इन देशों की अगर हम बात करें, नास्तिक देश कौन से होते हैं, वो देश जो किसी धर्म को नहीं मानते। कोई भी धर्म हो, इनके किसी मतलब का नहीं है, ना किसी काम का है, ना किसी धर्म का सम्मान करेंगे, ना किसी धर्म से कोई इनका लेना देना है। इनके हिसाब से कोई होगा धर्म, इनके हिसाब से कोई मतलब नहीं है धर्म का। ये धार्मिक देश ऐसे होंगे जिन देशों की शासन व्यवस्था, जिन देशों का प्रशासन किसी न किसी धर्म के अनुसार चलता होगा, वो देश कैसे कहलाएंगे, ये धर्मनिरपेक्ष देश हैं। सेकुलर कंट्री इनको कहा जाता है। ये ऐसे देश हैं कि इनका अपना शासन तो किसी धर्म के अनुसार नहीं होगा, लेकिन किसी भी धर्म का ये अपमान नहीं करेंगे, सभी धर्मों का बराबर सम्मान होगा। ऐसे देश जिनमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया जा सकता, इनकी शासन व्यवस्था किसी धर्म के अनुसार नहीं चलती, वो देश कौन से होते हैं, धर्मनिरपेक्ष। अगर हम बात करें नास्तिक देश, तो नास्तिक लोगों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है वर्तमान की स्थिति में, चीन। चीन के लोगों को किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोग नास्तिक लोग हैं। ये ना किसी देवता को मानते, ना किसी अल्लाह को मानते, ना किसी भगवान को मानते। होगा कोई अल्लाह, होगा कोई भगवान, इनकी नज़र में कुछ नहीं है। ये किसी को नहीं मानेंगे। और सबसे ज़्यादा नास्तिक लोगों की संख्या किस देश में है, चीन। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो कौन आता है, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, जहाँ का राजा कौन है, किंग जॉन। ये भी किसी धर्म को नहीं मानता। अगर हम धार्मिक देश की बात करें तो ऐसे देश जिनकी शासन व्यवस्था किसी न किसी धर्म के अनुसार चलती है, धार्मिक देश कहलाते हैं। जैसे बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब कैसे देश हैं, सऊदी अरबिया, धार्मिक देश। लिख लो, पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब, ये देश कैसे हैं, धार्मिक देश। इन देशों की जो शासन व्यवस्था है वो किसी न किसी धर्म के अनुसार चलती है। और लिखना चाहो तो लिख लो श्रीलंका। ये देश कैसे हैं, धार्मिक देश। धर्मनिरपेक्ष देश सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना प्यारा भारत। और हम देखें तो अमेरिका, ये देश कैसे हैं, धर्मनिरपेक्ष देश हैं। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ जो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष दे रखा है, अगर मैं धर्म की बात करूं, धर्म, इस धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, धारण करना,
धर्म का अर्थ क्या होता है? धारण करना। क्या धारण करना? क्या धारण करना? नियम। कौन से नियम? जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को कोई ना कोई नियम धारण करने पड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? धर्म। जो धर्म का अर्थ क्या है? सिंपल सा अर्थ है धारण करना। अब क्या धारण करना? जीवन जीने के नियम, सेट ऑफ लॉ। जो जीवन जीने के नियम हैं उनको धारण करना ही क्या कहलाता है? धर्म। अब किसी ने मुस्लिम धर्म के नियमों को अपना लिया, मुस्लिम हो गया। किसी ने हिंदू धर्म के नियमों को अपना लिया जीवन जीने के लिए, हिंदू हो गया। किसी ने सिखों के जो नियम है जीवन जीने के उनको अपना लिया, सिख हो गया। किसी ने ईसाइयों के नियमों को अपना लिया, ईसाई हो गया। बात समझ में आई? धर्म कुछ नहीं है, धर्म का मतलब धारण करना। क्या धारण करना? जीवन जीने के लिए जो नियम होते हैं उन नियमों को धारण करना ही क्या है? धर्म है। अब जिसने जिसके नियम अपना लिए वो उसी धर्म का व्यक्ति हो जाता है। अब इसका अर्थ या धारण करना, किसको धारण करना? जीवन जीने के नियम व तरीके। नियम बोलें या फिर तरीके बोलें। अगर हम बात करें मुस्लिम, तो मुस्लिम में शादी करने के नियम अलग, प्रॉपर्टी के नियम अलग। हिंदुओं में देखें तो शादी करने के नियम अलग, पूजा करने के नियम अलग। तो ये जो हम अलग अलग जीवन जीने के जो नियम हम जिसके भी अपना लें उसी धर्म के हम कहलाते हैं। तीसरी बात अगर हम करें, ये जो गांधी ने कौन सा शब्द दिया? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द किसने दिया है? गांधी द्वारा दिया है। और गांधी ने क्या कहा कि धर्म से अलगाव करना या धर्म से अलग होना असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति का कोई ना कोई धर्म ना हो। तो धर्म से अलग व्यक्ति नहीं हो सकता, पंथ से अलग हो सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में क्या कर दिया कि इस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की जगह हमने एक नया शब्द जोड़ा। कौन सा जोड़ा? पंथ निरपेक्ष। 3 शब्द जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन कौन से थे? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तीनों शब्दों को ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन द्वारा कौन सी सन में। आगे अगर हम इसमें बात करें, अगला पॉइंट हमारा कौन सा आता है? डेमोक्रेटिक। डी फॉर डेमोक्रेटिक। इसका अर्थ क्या होता है? गणराज्य। अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होते हैं? डेमोक्रेटिक किसको कहा जाता है? यानी कि ऐसा राष्ट्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। चलो, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। गलत लिख गया, सही है। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक। अब ये लोकतंत्र क्या होता है? हाँ, ये जो डेमोक्रेसी है 2 शब्दों से बना है, डेमो और कार्टिया से। किससे बना है? डेमो और कार्टिया से। डेमो का मतलब, हाँ, डेमो का मतलब क्या होता है? जनता। कार्टिया का मतलब क्या होता है? क्यों भाई? रूल या नियम। डेमो का मतलब जनता, कार्टिया का मतलब रूल या नियम। तो ऐसे नियम या जनता, यानी कि कुछ देश ऐसे होंगे जहां जनता नियम बनाएगी, कुछ देश ऐसे होंगे जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नियम बनाएंगे। ठीक। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें लोकतांत्रिक की, तो लोकतांत्रिक राष्ट्र या लोकतांत्रिक देश किसको कहा जाता है? तो इसकी जो परिभाषा जो दी गई है, सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी है? अब्राहम लिंकन। किसने दी? अब्राहम लिंकन। और इन्होंने परिभाषा क्या दी? इन्होंने, अब्राहम लिंकन ने परिभाषा क्या दी? ऐसी सरकार, लोकतांत्रिक देश क्या होगा? ऐसी सरकार जो जनता की हो। ऐसी सरकार जो किसकी हो? जनता की हो। ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई हो।
ऐसी सरकार जो जनता के लिए हो। तीन बातें ध्यान रखनी है। ऐसी सरकार जो जनता की हो, ऐसी सरकार जनता के लिए हो, जनता के लिए, ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई हो, जनता द्वारा चुनी गई हो। क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक। बात समझ में आई? ऐसी सरकार जो जनता ने चुनी, ऐसी सरकार जो जनता के लिए चुनी गई, ऐसी सरकार जो जनता की है, जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए। हमने मोदी जी को चुना किसके लिए? अपने लिए। किसने चुना? हमने चुना। तो ऐसी सरकार जो जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अगर आपने मोदी जी को चुन लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं चुना है। तुमने नहीं चुना है तो प्रधानमंत्री बने कैसे? पर्सनल विचार तो नहीं चलेंगे। बहुमत उधर गया, हम नहीं चुना है, हमारी सरकार है। किसके लिए है? हमारे लिए है। किसके लिए चुनी? 370 हटाने के लिए। अरे इसीलिए तो चुनी। तो हमारी सरकार हमने चुनी, अपने लिए चुनी। ऐसी सरकार को हम क्या बोलेंगे? ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। ये जो लोकतंत्र है ये दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बोले तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन सा लोकतंत्र है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो भारत में कौन सा बताओगे? भारत में कौन सा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? हाँ, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। मैंने इस डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ये दो शब्दों से बना, डेमो और कार्टिया। अब डेमो का अर्थ मैंने क्या बताया था? जनता या लोग। कार्टिया का मतलब नियम, रूल। क्या होगा? रूल या नियम। अब देखो, ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जहां जनता स्वयं सीधे नियम बनाती हो वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। ऐसा देश जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नियम बनाते हो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाएगा। क्या आप जितने भी नियम जो बनते हैं, नए नए अधिनियम आ रहे हैं, वो जनता स्वयं बना रही है? नहीं बना रही है। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। क्यों है? क्योंकि यहां जो जनता है, जनता सीधे नियम नहीं बनाती है, जनता सीधे नियम नहीं बनाती है, सीधे नियम नहीं बनाती है। कौन बनाता है फिर? जनता द्वारा चुने गए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नियम बनाते हैं। कौन कौन? जैसे अगर हम बात करें सांसद, सांसद को हमने चुना। और किसको चुना? विधायक, विधायक को चुना। तो ये सांसद और विधायक हैं, ये जो हमारे लिए नियम बनाते हैं। इसलिए हमारा जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जिस देश में, जिस राष्ट्र में जनता सीधे नियम बनाती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे जितने भी नियम बनते हैं वो जनता अपने स्वयं बनाती है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत, अमेरिका और अन्य सारे देश हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नियम कानून बनाएंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। जहां जनता सीधे नियम और कानून बनाएगी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। अगला देखते हैं, रिपब्लिक। अगला नंबर क्या है? रिपब्लिक। हिंदी बोले तो गणराज्य। रिपब्लिक की हिंदी क्या होगी? गणराज्य। अब ये गणराज्य क्या होता है? अगर आपसे पूछे भारत गणराज्य है। भारत सेकुलर कंट्री है। भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी है।
है, प्रस्तावना में तो है। भारत एक संप्रभु देश है। अब ये गणराज्य क्या होता है? इस गणराज्य का मतलब है, हाँ, जिस देश का हेड ऑफ नेशन, बोले तो राष्ट्राध्यक्ष कैसा होता हो? इलेक्टेड होता हो, निर्वाचित होता हो। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता हो, वो देश कैसा होगा? गणराज्य होगा, गणतंत्रात्मक देश होगा। अब हमारे यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष, आज की डेट में राष्ट्राध्यक्ष कौन है, क्या बताओगे? भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है इस समय? द्रौपदी मुर्मू। कौन होता है राष्ट्राध्यक्ष? प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब देखो, हमारे यहाँ ये जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो निर्वाचित है या वंशानुगत है? निर्वाचित। तो हमारा देश कैसा है? गणतंत्रात्मक देश है, गणराज्य है। जिस देश में जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, हेड ऑफ नेशन, वो वंशानुगत होता हो, निर्वाचित नहीं होता हो, ऐसे राष्ट्र को हम क्या बोलेंगे? गणराज्य नहीं होगा, राजतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। ठीक। अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, गणराज्य है क्या? गणराज्य है क्या? नहीं है। लोकतंत्र है क्या? है। प्रधानमंत्री होता है वहां। जो हेड ऑफ नेशन है वो वहां की महारानी होगी, और महारानी वंशानुगत होती है, निर्वाचन वहां नहीं होता है। तो ब्रिटेन की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, तो ये जो ब्रिटेन है, ये जो देश गणराज्य तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्रात्मक देश है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां होता है। और हमारा जो देश है वो गणराज्य भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, प्रधानमंत्री भी है, और जो हेड ऑफ नेशन है वो इलेक्टेड भी है, निर्वाचित भी होता है। निर्वाचन जो हेड ऑफ नेशन का होता है वो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट बताना है, अप्रत्यक्ष बताना है। जनता सीधे वोट नहीं करती है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, हमने वोट दिया क्या? नहीं दिया। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने वोट डाला है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष बताना है। बात क्लियर हो गई? अब देखो आगे कहानी क्या है। हमने जो स्टार्ट की थी, हम भारत के लोग भारत को SSSR राष्ट्र बनाएंगे। तो इससे क्या होगा? क्यों भाई? अगर हम भारत को SSSR राष्ट्र बनाएंगे, इससे क्या होगा? 3-4 बातें ध्यान रखनी है। न्याय मिलेगा। क्या होगा? न्याय मिलेगा, और स्वतंत्रता मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, और क्या होगा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता मिलेगी। क्या आएगी? समानता आएगी। भाईचारे की भावना, बंधुत्वता आएगी, बंधुत्व की भावना का विकास होगा। कब? जब हम राष्ट्र को संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी बनाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा? न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी। न्याय कितने प्रकार का मिलेगा? न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक, आर्थिक। तीसरा कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार का न्याय मिलेगा? 3 प्रकार का। अब देखो सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय में क्या आता है? क्यों भाई? सामाजिक न्याय क्या होगा ये बताओ। होता क्या है कि अंग्रेजों के टाइम
जब अंग्रेज भारत में थे उस समय एक ही जाति के लोगों के बीच, एक ही वर्ग के लोगों के बीच भेदभाव था। अब वो भेदभाव जब हमारा संविधान बना, उस भेदभाव को हमने हटाया, अलग किया। दूसरा और तरीका इसका समझो, सामाजिक न्याय क्या होता है। अगर आप महिला हैं, इन्हें इतना प्यार मिल रहा है, इतना तुम्हें भी मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय हो गया। अगर और अच्छा पढ़ा रहा है, मैं भी उतना ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो दूसरे को जितना प्यार मिल रहा है मुझे भी मिलना चाहिए। और चैनल तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, इसको भी करना चाहिए। तो ये क्या है, सामाजिक न्याय है। अगर दो लड़के हैं जिन्होंने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए, एक को तुम अच्छा प्यार कर रहे हो, दूसरे को फटकार रहे हो, तो ये सामाजिक न्याय नहीं है। जब जितना अच्छा सामने वाला कर रहा है, इतना ही अच्छा दूसरा वाला कर रहा है, तो दोनों को समान नजरिए से देखना चाहिए। यही क्या है, सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या होगा, मोदी जी ने लैट्रिन बनवाई तो सबको समान दृष्टि से देखा होगा, सभी को दी होंगी। अगर किसी को विधवा पेंशन आती है तो ऐसा तो नहीं है जिसका पति नहीं मरा हो उसको भी दे दी जाए। अरे भाई, जिनका मरा है उनको सबको देनी चाहिए। और क्या आर्थिक न्याय में आएगा, किसी को 60 साल वाली पेंशन आ रही है, किसी को सब किसान सम्मान निधि आ रही है, तो वो भी सबको मिलनी चाहिए और सबको समान रूप से मिलना, यही क्या है, आर्थिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय क्या होता है। राजनीतिक न्याय का मतलब है, अगर आप आईएएस पीसीएस की पोस्ट पर हैं, अधिकारी हैं, एक 4th क्लास का कर्मचारी है, राजनीतिक न्याय में अगर आप चुनाव का पर्चा भर सकते हैं, वो भी भर सकता है। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक भिखारी भी बन सकता है। अगर जो वैल्यू एक भिखारी के, एक ठेला लगाने वाले के, एक रिक्शा चलाने वाले के वोट की वैल्यू है, वही वैल्यू किसकी है, मोदी जी के वोट की है। उतनी ही वैल्यू किसकी है, अंबानी की उतनी ही वैल्यू है, अडानी की उतनी ही वैल्यू है। ये क्या है, राजनीतिक न्याय है। यानी राजनीति में सबको समान अवसर, समान दृष्टि से देखा जाए। इनकी एक आपके जितने वोट की वैल्यू है उससे ज़्यादा, रत्ती भर ज़्यादा मोदी जी के वोट की वैल्यू नहीं है, सबकी क्या है, बराबर है। और यही क्या है, राजनीतिक न्याय है। बात क्लियर हो गई। स्वतंत्रताएं की बात करें तो अब स्वतंत्रताओं की बात करें, स्वतंत्रता कितनी है। हाँ, अब ध्यान से सुनना। अगर शब्द आए लिबर्टी तो लिबर्टी कितनी है, 5। अगर शब्द पूछा जाए फ्रीडम, फ्रीडम कितनी है, 6। स्वतंत्रताएं कहाँ दे रखी हैं, आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में हैं, मूल अधिकार में हैं, किस अनुच्छेद में हैं। स्वतंत्रताएं संविधान के किस अनुच्छेद में हैं, अनुच्छेद 19 में। अगर मैं बात करूं, ये 3 प्रकार के न्याय हैं, ये कहाँ कहाँ हैं, तब आंसर क्या बताओगे। एक तो हमारा आंसर होगा प्रस्तावना, दूसरा हमारा आंसर होगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ हैं ये, अनुच्छेद 38 में। अगर क्वेश्चन आ जाए जो न्याय है, न्याय का उल्लेख कहाँ है, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों या कोई नहीं, किस में है, दोनों में है। अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कहाँ है, प्रस्तावना में। स्वतंत्रता कहाँ है, मौलिक अधिकारों में, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं हैं वो कितनी हैं, 6। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 6। प्रस्तावना में कितनी है, 5। जो प्रस्तावना में है इनको क्या बोला जाता है, लिबर्टी। और जो 19 में है, अनुच्छेद 19 में, उनको क्या कहते हैं, फ्रीडम। हिंदी में शब्द एक है, स्वतंत्रता। प्रस्तावना वाली स्वतंत्रता को लिबर्टी बोलेंगे, अनुच्छेद 19 वाली स्वतंत्रता को फ्रीडम्स बोलेंगे। इसी तरीके से अंग्रेजी में अगर हम देखें तो अंग्रेजी में शब्द एक है, सेकुलर। हिंदी में अलग अलग है, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। यहाँ हिंदी में एक है, अंग्रेजी में अलग अलग है। बात क्लियर हो गई। अब देखो, यहाँ ये स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रताओं की बात कर लें जिन्हें लिबर्टी हम कह रहे हैं। 5 हैं, कौन कौन सी, हाँ, विचार, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और
उपासना की, उपासना की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रताएं हो गई? 5। 1 2 3 4 5। इन स्वतंत्रताओं को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लिबर्टी। लिबर्टी कितनी है? प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं पूछी जाए तो आंसर कितना बताना है? 5। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं पूछी जाए तो आंसर कितना बताना है? 6 स्वतंत्रताएं हैं। ठीक, अब देखो ये विचार क्या होता है। हाँ, आपके मन में, आप अपने मन में कोई भी विचार लाएं, आपको इसकी आज़ादी है, संविधान ने दे रखी है। आप अपने दिमाग में अच्छे विचार लाएं, कोई नहीं रोकेगा। बुरे विचार लाएं, कोई नहीं रोकेगा। आप अपने शाम को अपने दिमाग में विचार लाएं, ये अच्छी है, ये अच्छी है, या ये खराब है, वो खराब है, आप विचार लाएं। आप विचार लाते हैं कि मैं पढ़ लिख कर IAS बनूंगा, लाइए। आप विचार लाते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लाइए। विचार लाने पे कोई रोक नहीं है, और विचार लाने की आज़ादी हमें किसने दे रखी है? संविधान ने दे रखी है, प्रस्तावना में दे रखी है। आपको लगता है मुझे सन्यासी बनना चाहिए, बनिए। आपको लगता है मुझे मौलवी बनना चाहिए, बनिए। आपको लगता है मुझे बाबा बनना चाहिए, बाबा बनिए। आपको लगता है कि रात शाम को मैं 10 से बात करूंगी, आप 10 से करिए, कोई रोकेगा नहीं, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। संविधान ने आपको पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, चाहे आप अच्छा सोचें चाहे बुरा सोचें। किसकी स्वतंत्रता हो गई? जो आप सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसको एक्सप्रेशन की आज़ादी है आपको। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति का मतलब हम अभिव्यक्ति गाना गा के कर सकते हैं, नाच के कर सकते हैं, रो कर कर सकते हैं, हंस के कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमें रो के अभिव्यक्ति करनी है, रो के करिए। आपको लगता है कि हमें डीजे लगवाना है, ये जो खुशी है हमें डीजे पे व्यक्त करनी है, डीजे पे करिए। आपको ये लगता है कि हमारा और कोई माध्यम है, कार्टून के माध्यम से अभिव्यक्ति करनी है, कार्टून के माध्यम से करिए। तो अभिव्यक्ति के लिए हमें पूरी आज़ादी है, रात में करो, दिन में करो, पूरी आज़ादी है। विचार की भी पूरी आज़ादी हमें दे रखी है। झंडा फहराने की हमें आज़ादी है, इशारे करने की भी हमें आज़ादी है, गाना गाने की भी क्या है? आज़ादी है। व्हाट्सएप चलाते हो? व्हाट्सएप जब हम चलाते हैं तो हम इमोजी भेजते हैं। मैसेज आया सुबह तुम्हें आना है, तुमने एक रोता हुआ इमोजी लगा के भेजा, बाबू आज मैं नहीं आ सकती, घर पे मेहमान आए हुए हैं, पापा घर पे हैं। तो ये भी क्या है? एक अभिव्यक्ति का ही माध्यम है। आपने गाना गा दिया, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, ये भी क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप अभिव्यक्ति करो किसी भी माध्यम से। कौन कह रहा है? प्रस्तावना। अब देखो दूसरा, धार्मिक आज़ादी। और यहाँ पे ये धर्म की आज़ादी है ही, लेकिन एक जगह और दे रखी है, अनुच्छेद 25 से 28, वहाँ भी धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है। अब धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता ये है, मान लो आप इस समय हिंदू हो और हिंदू धर्म में एक शादी का प्रावधान है। आपके दिमाग में विचार आया कि मैं तो दूसरी करूँगा, मैं तो तीसरी करूँगा, मैं तो चौथी करूँगा, मुस्लिम धर्म अपना लो, उसमें तो अलाउ है, 2-4 शादी हम कर सकते हैं, बस इतना है, कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार कह देना और अपनी शादी कर लो, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि मुझे मुस्लिम धर्म में ही नहीं रहना, मुझे तो ईसाई बनना है। अब ईसाई में फ़ायदा क्या है? ईसाई में विवाह के समय किस किया जाता है? तुम्हें ये लगता है मुझे तो विवाह के टाइम किस करना है? आप किसकी, जो ईसाई धर्म है ना उसको अपना लो, विवाह के समय किस करो, कोई समस्या नहीं है। आपको जहाँ फायदा दिख रहा है, जिस धर्म में अच्छा लग रहा है, उस धर्म को अपनाओ। ये किसकी आज़ादी है? धार्मिक आज़ादी। कोई नहीं रोकेगा, कोई आपसे कहने वाला नहीं आएगा कि आप हिंदू क्यों नहीं है, मुसलमान क्यों नहीं है, सिख क्यों नहीं है, ईसाई क्यों नहीं है। आपको लगता है मुझे ईसाई बनना चाहिए, ईसाई बनो। आपको लगता है मुझे हिंदू बनना चाहिए, हिंदू बनो। कैसी आज़ादी है? धर्म की आज़ादी। जिस धर्म में आप विश्वास करना चाहते हैं, विश्वास की पूरी स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, पूजा करने की स्वतंत्रता है, अल्लाह अकबर आप मस्जिद से कहना चाहते हैं कहें, पूरी स्वतंत्रता है। राम का नाम आप लाउड स्पीकर पे लेना चाहते हैं, लो। आप उपासना भूखे प्यासे रहकर व्रत रख के करना चाहते हैं, करिए। आप घंटा बजा के करना चाहते हैं, करिए। आप उल्टे पड़ के
अल्लाह का नाम लेना चाहते हैं लो, सीधे पढ़ के लेना चाहते हैं लो, लौट कर अब उपासना करना चाहते हैं करो, खड़े होकर करो, बैठ के करो, नाच के करो, गा के करो, आप किसी भी तरीके से उपासना करो, कोई नहीं रुकेगा। ये किसकी आज़ादी है? उपासना की। इसके बाद अगला टॉपिक अपना क्या है? समानता। अब देखो ये समानताएं हमें कितनी दे रखी हैं? दो। कौन कौन सी? एक तो अवसर की समता, अवसर की समानता, और दूसरी कौन सी है? प्रतिष्ठा की। किस किस की? प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। आपकी जो स्टेटस है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, आप चाहे भिखारी हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री हैं, चाहे आप रिक्शे वाले हैं, चाहे आप डीएम एसडीएम हैं, हर व्यक्ति का अपना एक स्टेटस होता है, और किसी के स्टेटस को बुरा भला कहना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। एक भिखारी है, रिक्शे वाला है, उसकी भी अपनी एक प्रतिष्ठा है। अगर कोई ऊंचे पद पे बैठा है, उसकी भी प्रतिष्ठा है। आप बेइज्जत रिक्शे वाले को भी नहीं कर सकते, आप बेइज्जत भीख मांगने वाले को भी नहीं कर सकते। ये क्या हो गई? प्रतिष्ठा की समानता। अवसर की समानता। मान लो नौकरियां निकली, फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं कहेगा कि आप यादव हैं इसलिए फॉर्म नहीं भरा जाएगा, कोई ये नहीं कह सकता है कि आप ठाकुर हैं इसलिए नहीं भरा जाएगा, कोई ये नहीं कह सकता है कि इसमें केवल हिंदू भरेंगे मुस्लिम फॉर्म नहीं भरेगा। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि जितने भी अवसर होंगे सभी को कैसा अवसर मिलेगा? समान रूप से अवसर मिलेगा। अच्छा, ये अवसर की समता किस अनुच्छेद में दे रखा है? किसी अनुच्छेद में। वो अनुच्छेद कौन सा है? हाँ, अनुच्छेद 16। किस अनुच्छेद में है? अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में। ठीक है। एक शब्द और आता है, उसकी बात कर लें। बंधुता। बंधुता का अर्थ क्या होता है? बंधुता भाईचारा। क्या अर्थ होता है? भाईचारा। बंधुता का अर्थ क्या होता है? भाईचारा। अब देखो, जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे कि हम भारत के लोग भारत को SSSR राष्ट्र बनाएंगे, इससे क्या होगा? न्याय मिलेगा। इससे क्या होगा? स्वतंत्रता मिलेगी। इससे क्या होगा? समानता मिलेगी। समानता भी 2 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और साथ में क्या मिलेगा? बंधुत्व। इससे क्या होगा कि भाईचारे की भावना का विकास होगा। ठीक है। इससे क्या होगा? भाईचारे की भावना का विकास होगा। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करो। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं? बंधुत्व, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो ये तीनों की तीनों फ्रांस की क्रांति के नारे हैं। तीनों की तीनों क्या हैं? फ्रांस की क्रांति के नारे हैं। अगर पूछा जाए कहाँ से लिए गए तो अपना आंसर क्या होगा? फ्रांस। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, तो ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। अगर और बात करें, हमने अभी बात की थी न्याय, 3 न्याय थे, और ये तीनों न्याय हैं। कौन कौन से 3 न्याय? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं? जिनमें सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक, ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं? आंसर क्या होगा? यूएसएसआर, यूएसएसआर, या फिर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं इसको, रूस। तीनों कहाँ से लिए गए हैं? रूस। बात क्लियर हो गई? इनमें ये जो शब्द है ना, इन शब्दों को ध्यान रखना। जितना भी
पूरी प्रस्तावना में जो पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना है, कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है, कौन सा शब्द संविधान में कितनी जगह है। इस पूरे संविधान में जितना भी ये रोड़ा है ना, वो किसका है? शब्दों का खेल है। पूरे संविधान में चाहे प्रस्तावना में ही देखें, ये रोड़ा किसका है? शब्दों का है, पतली कमर का नहीं है। किसका रोड़ा है? शब्दों का। अब देखो एक लास्ट और देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन, अब तक प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? एक बार संशोधन हुआ, एक बार संशोधन हुआ। कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है। ठीक, अब संशोधन से संबंधित कितने केस चले हैं? तो केस कितने बताने हैं? 2। कौन कौन से? 2 केस हैं। कौन कौन से? बेरूबारी बनाम भारत संघ, बेरूबारी बनाम भारत संघ। ये केस कब चला? 1960 में। और 1960 में ये जो केस चला है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो इस केस में क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके 10-12 साल बाद फिर दोबारा केस जाता है, और दूसरा केस किस नाम से जाना जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद बनाम केरल राज्य। इस नाम से ये केस इस केस का जो निर्णय आता है वो कब आया है? 14 अप्रैल 1973 को। और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है यू टर्न लेता है और ये कहेगा, जब इसके पास दलीलें जाएंगी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब देखो, जिन लोगों ने संविधान बनाया, जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो संविधान सभा में शामिल थे, उन लोगों ने, किसी ने संविधान की आत्मा कहा, किसी ने संविधान का दिल कहा, किसी ने संविधान का दर्पण कहा। तो जब ऐसी बातें गई तो ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपना डिसीजन बदल देगा, और डिसीजन में ये क्या बताएगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं, आंतरिक भाग है। यहाँ क्या डिसीजन आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं, आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग है। और इसमें संशोधन उसी प्रकार किए जा सकते हैं जैसे संविधान के अन्य भागों में किए जाते हैं, जैसे संविधान के अन्य भागों में किए जाते हैं, अन्य भागों में किए जाते हैं। अन्य भागों में संविधान संशोधन कैसे होता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा। अगर पूछा जाए संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद, ध्यान रखना है, बहुत पूछा गया है। अनुच्छेद 368। प्रस्तावना में जो संशोधन होंगे वो किस अनुच्छेद के तहत होंगे? 368 के तहत। संविधान के अन्य किसी भाग में भी अगर संशोधन होते हैं तो कौन सी प्रक्रिया का पालन होगा? अनुच्छेद 368 का। इसमें और देखें, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत का नाम क्या था? कौन सा सिद्धांत दिया?
बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, ढांचे का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में क्या कहा गया? इस सिद्धांत में कहा गया कि आप प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे संविधान के अन्य भागों में होता है, लेकिन ये जो मूल स्ट्रक्चर है संविधान का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, मूल स्ट्रक्चर पर आंच नहीं आना चाहिए। ऐसा आप कोई भी संशोधन संविधान में या प्रस्तावना में कर सकते हैं कि मूल ढांचा बरकरार रहे। यानी ऐसा संशोधन आप नहीं कर सकते जिससे संविधान का अर्थ ही पलट जाए, जिससे संविधान का जो मूल ढांचा है वो ही खराब हो जाए। तो ऐसा संशोधन संविधान में हम नहीं कर सकते हैं। अब हुआ क्या? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया, कहा कि संशोधन किया जा सकता है, हमने थोड़े दिन बाद 3 साल बाद, कब? 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन है, ये किसमें हुआ? प्रस्तावना में किया, और प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े? हाँ, अखंडता, अखंडता और समाजवादी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। कितने शब्द जोड़ दिए? अखंडता का मतलब किसी भी शब्द में जिस शब्द का जो अर्थ होता है उसमें अगर आ लगा दिया जाए तो अर्थ क्या हो जाता है? उल्टा। खंड में आ लगा दिया, खंड का मतलब अलग होना, और अखंड का मतलब अलग नहीं होना, नहीं टूटना। अब अखंड का मतलब है कि आप कितने ही जोर लगाओ, भारत अलग नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश अलग नहीं हो सकता, बिहार अलग नहीं हो सकता, भारत के जो राज्य हैं वो किसी भी कंडीशन में अलग नहीं हो सकते। अखंड का मतलब, ठीक। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, इन दोनों का मतलब मैंने बता दिया, ठीक। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 बात और नोट कर लो, अभी बता दे रहे हैं, नहीं अलग लिखवाना पड़ेगा। इस 42वें संविधान संशोधन को, यानी कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाए मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो मिनी संविधान किसे कहोगे? 42वां संविधान संशोधन। आपसे कहा जाए इंदिरा का संविधान किसे कहते हैं? इंदिरा का संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। एक बार में सबसे ज़्यादा संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किए गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। और इसमें कुछ ऐसा करते हैं, कल अगला टॉपिक शुरू करेंगे, संविधान का भाग कौन सा? भाग 1।